प्रीवियसली टॉपिक जो हम लोग स्टडी कर रहे थे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई को लेके, उसी की कंटिन्यूशन है। जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स है वो था एग्रीगेट सप्लाई कर्व एंड द टू कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। प्रीवियसली हम लोगों ने क्या देखा कि इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस बेसिकली 3 फैक्ट्स उसमें आते ही आते हैं कि ये इरेगुलर होती है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, ठीक है, ये कुछ ना कोई रिसेशन जैसे पीरियड्स के साथ एक साथ चलती है। थर्ड में हमने ये देखा कि अगर हमारी प्रोडक्शन कम हो जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट उसकी वजह से ज़्यादा हो जाती है और उसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ता है इकोनॉमी के अंदर। फिर हमने देखा कि जो शॉर्ट रन ट्रेंड्स होती हैं दे बेसिकली लीड टू द लॉन्ग रन ट्रेंड। तो लॉन्ग रन ट्रेंड को स्टडी करने से पहले शॉर्ट रन, इन दोनों में से अगर किसी को स्टडी करना है तो शॉर्ट रन ट्रेंड्स को स्टडी करना इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो उसी के लिहाज से हम लोगों ने इन इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन को स्टडी करने के लिए एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर्व के टॉपिक की तरफ हमने मूव किया। एग्रीगेट डिमांड कर्व में हमने देखा कि एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है नेगेटिवली स्लॉप्ड होता है। उसकी 3 वजूहत होती हैं कि वो नेगेटिवली स्लॉप्ड क्यों होता है। पहली वजह ये कि वेल्थ के इफेक्ट की वजह से, सेकंड इंटरेस्ट रेट की वजह से, थर्ड एक्सचेंज रेट यानी कि उसका जो एक्सचेंज रेट है उसकी वजह से होता है, ठीक है जी। फिर हमने ये देखा कि उसमें शिफ्ट्स किस किस की वजह से आती हैं। हमने उसमें इक्वेशन पढ़ी थी कि जो हमारी आउटपुट जीडीपी की इक्वेशन है सेम वही इक्वेशन उसके अंदर भी इस्तेमाल की जाती है एग्रीगेट डिमांड के लिए, ठीक है जी। तो अब हमने बात करनी है मजीद एग्रीगेट सप्लाई कर्व की। सबसे पहले तो देखिए सप्लाई कर्व हमें पता है कि दिस इज अपवर्ड स्लोप कहते हैं या पॉजिटिव स्लोप उसको कहते हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई बेसिकली होता क्या, एग्रीगेट सप्लाई इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड एट अ गिवन प्राइस। जो उनको प्राइस दी गई है उसके ऊपर वो जितने यूनिट सप्लाई करते हैं ओवरऑल उसको एग्रीगेट सप्लाई बोल देते हैं। इट इज अपवर्ड स्लोपिंग इन शॉर्ट रन एंड वर्टिकली स्लोप्ड इन लॉन्ग रन। अच्छा, ये टॉपिक पिछले टॉपिक से क्यों मुख्तलिफ है बेटा, याद रहे एग्रीगेट डिमांड कर्व सिर्फ और सिर्फ वो था क्या कहते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। लेकिन सप्लाई कर्व 2 तरह का होता है, मतलब कि जब एग्रीगेट सप्लाई कर्व, याद रहे सप्लाई कर्व भी एग्रीगेट सप्लाई कर्व। एग्रीगेट सप्लाई कर्व को शॉर्ट रन में अलग शेप में ट्रीट करते हैं, लॉन्ग रेंज में हम लोग अलग शेप में ट्रीट करते हैं। अब वो शेप्स कौन सी होती है तो मैं अब आपको बता दूं। पहले तो हम लोगों ने इसके लिए ये देखें कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के ऊपर नाम चेंज हो गए हैं। वाई एक्सिस के ऊपर प्राइस लेवल ही रहा है जबकि एक्स एक्सिस के ऊपर आउटपुट या प्रोडक्शन, क्योंकि सप्लाई है, सप्लाई आपकी प्रोडक्शन से रेलिवेंट है ना कि आपके डिमांड या आपकी इनकम से। तो अब बात करते हैं अपवर्ड स्लोपिंग की। ये जो आम सप्लाई कर्व की शेप होती है इसको बोलते हैं शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। यहाँ पे मैंने छोटा सा एस लिखा है। अब एस जितनी दफा आपने जो सुनना है आपने समझ जाना है कि ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। अब लॉन्ग रन की बात कर लेते हैं। लॉन्ग रन ये इसका नॉर्मल सा कि इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम आउटपुट, ये है आपका बेटा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो कि वर्टिकली ड्रॉ किया गया। अब लॉन्ग रन है क्योंकि उसके साथ LAS लगाया गया, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई को डिनोट करता है। आगे बात करते हैं। अच्छा, अब इसकी आइडेंटिटी कैसी होती है, जैसे उसकी एक क्वेश्चन थी इसकी भी एक क्वेश्चन है। इसकी क्वेश्चन कुछ ऐसी होती है क्योंकि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों को स्टडी कर रहे हैं तो शॉर्ट रन में आइडेंटिटी कुछ और होगी, लॉन्ग रन में आइडेंटिटी कुछ और होगी। शॉर्ट रन की आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू, ये वाई स्क्वायर है, ये अल्फा, ये पी एंड पी सबस्क्रिप्ट ई क्या है ये मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। और लॉन्ग रन में आइडेंटिटी बिल्कुल हाफ रह जाती है यानी कि वाई और आपका नेचुरल रेट, ये क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। वाई स्टैंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी में ओवरऑल प्रोडक्शन कितनी हो रही है। वाई स्टैंड फॉर द नेचुरल लेवल ऑफ प्रोडक्शन। एक तो होता है ना प्रोडक्शन आपने एस्टिमेट किया कि इतनी प्रोडक्शन करनी है और इतनी हो रही है, एक नेचुरली प्रोड्यूस कितनी हो रही है यानी कि नेचुरल से बात है ऑर्गेनिक डिमांड और सप्लाई कितनी है, उनसे रिलेटेड हमारी जो प्रोडक्शन लेवल है वो कहाँ तक जा रहा है। नेक्स्ट, ये जो अल्फा है, अल्फा का साइन, ये बेसिकली कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट हमेशा के हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। नेक्स्ट हमारे पास आया था पी का, पी हमारे प्राइस लेवल को शो करता है जबकि पी सबस्क्रिप्ट ई हमारे एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल को शो करता है, ठीक हो गया। पी सबस्क्रिप्ट ई जो है वो हमारा एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल है, पी हमारा प्राइस लेवल है, अल्फा हमारा कोफिशिएंट है जबकि वाई स्टेरिक हमारा नेचुरल लेवल ऑफ प्रोडक्शन। आगे चलते हैं। In short run, the aggregate supply curve is upward sloping, समझ आ गया हमें। When the curve shifts outward, it is due to increase in output या real GDP। अच्छा, ये मैंने क्या बोल दिया अभी बताती हूँ। सबसे पहले तो ये देखें कि ये जो अभी मैंने पीछे आपको ये जो दोनों कर्व्स बना के दिखाए ये बने कैसे।
इनकी जरा थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। केन्स था जिसने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का कंसेप्ट दिया, उसने कहा कि ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है। इसने अपना कंसेप्ट मिलाया इंटरमीडिएट वालों से, कुछ इस तरीके से इसने अपवर्ड करने की कोशिश की, यानी कि अगर ये यहाँ इस तरफ से करता तो एक अलग बात, इसने ये यहाँ से पॉजिटिव साइड से इसने ऐसे अपवर्ड बनाने की कोशिश की, लेकिन इसके अंदर उन्होंने क्या कह दिया क्लासिकल वालों ने कि भाई नहीं, ये वर्टिकल भी हो सकता है कुछ इस तरीके कि क्लासिकल ने कहा कि सप्लाई का लॉन्ग रन तक भी जा सकता है और केन्स ने कहा कि ये शॉर्ट रन तक जाएगा। ठीक है, लॉन्ग रन से क्या रहा था कि इन द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज परफेक्टली वर्टिकल, reflecting economists believe that the changes in aggregate demand only cause a temporary change in the economy's total output। उन्होंने कहा ये वर्टिकल क्यों होता है, उन्होंने कहा क्लासिकल की नजर में ये था वर्टिकल होने का मकसद ये है कि यहाँ पे आके आपकी सप्लाई जो है वो रुक गई है। अपवर्ड का मतलब था पहले सप्लाई इतनी थी, फिर इतनी हुई, फिर इधर आई, फिर इधर आई, फिर इस यूनिट पे आई। लेकिन जो आप लोगों के क्लासिकल थे वो कहते थे कि यहाँ पे आके सप्लाई आपकी इस एरो के ऊपर आके रुक गई है, वर्टिकल हो गई है, प्राइसेस चाहे अप से अप होती जाए लेकिन आपकी सप्लाई इतनी ही होती है। उन्होंने कहा कि आपकी जो डिमांड है वेदर के लिहाज से, टेस्ट के लिहाज से बढ़ती रहती है, कम होती रहती है, आप अपनी सप्लाई को कांस्टेंट कर लो। लेकिन एग्रीगेट सप्लाई का को फिर अब दो तरीके से देखा जाता है, एक वर्टिकली और एक आप लोगों का अपवर्ड। अब अपवर्ड का कह दिया जाता है कि ये शॉर्ट रन को शो करता है, जबकि लॉन्ग रन में आपका सप्लाई का वर्टिकल हो ही जाता है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं व्हाई डज द, अब वही सेम चीजें कि अपवर्ड क्यों होता है। अब याद रहे यहाँ पे हम लोग शॉर्ट रन और लॉन्ग रन को इकट्ठा लेके ट्रीट करते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले होते हैं कि स्टिकी वेज थ्योरी की वजह से। स्टिकी वेज थ्योरी क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। सेकंड थिंग इसमें आती है कि स्टिकी प्राइस थ्योरी। थर्ड इसमें आता है कि मिसपरसेप्शन थ्योरी की वजह से एग्रीगेट सप्लाई कब आपका पॉजिटिवली स्लोप या अपवर्ड होता है। अब स्टिकी वेज थ्योरी से मुराद है कि अनएक्सपेक्टेड आपका प्राइस लेवल रेज हो जाता है, आपकी रियल वेजेस बढ़ जाती हैं, जो कि फर्म्स को क्या करती है, कहती है कि भाई प्राइसेस तो बढ़ गई हैं, हमारी कॉस्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा हो गई है, तो हमें कम वर्कर्स चाहिए। कि स्टिकी वेजेस हो जाती हैं कि बस थोड़ी थोड़ी वेजेस के ऊपर उनको लेबर्स हाई करने पड़ते हैं, इसकी वजह से वो अपवर्ड चले जाते हैं। स्टिकी प्राइस थ्योरी, एन अनएक्सपेक्टेड लो प्राइस लेवल लीव्स सम फर्म्स विद अ हायर देन द डिजायर्ड प्राइस व्हिच डिप्रेस देयर सेल्स। अच्छा, जब लो प्राइसेस हो जाती है एकदम से अनएक्सपेक्टेडली, याद रहे एग्रीगेट सप्लाई कर्व में यूजुअली प्राइसेस ऐसे ही लो नहीं होती, अनएक्सपेक्टेडली अनप्रेडिक्टेबली इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन या आती है। अब क्या होता है कि प्राइसेस कम हो गई, कुछ लोगों ने, कुछ फर्म्स के ओनर्स ने एक्सपेक्ट किया था कि इसके ऊपर तो हमें प्राइसेस ज्यादा मिलेंगी, लेकिन उनको क्या मिली, कम मिली। जैसे ही कम मिलना शुरू किया उन्होंने इस कंसेप्ट को एसोसिएट कर दिया स्टिकी प्राइस थ्योरी के साथ। क्योंकि स्टिकी प्राइस है कम प्राइसेस। मिस ये जो परसेप्शन थ्योरी क्या है, एन अनएक्सपेक्टेडली लो प्राइस लेवल leads to some suppliers to think their relative prices have fallen, which induces a fall in production. मिसपरसेप्शन, उनको कोई गलत फहमी हो गई है कि उनकी प्रोडक्शन की प्राइसेस कम हो गई हैं, तो कम होने की वजह से रिलेटिव प्राइसेस कम हो गई हैं, वो अपनी प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं कि आपका सप्लाई का शिफ्ट क्यों करते हैं। सबसे पहले शिफ्ट देखते हैं आपकी लेबर में। लेबर की वजह से आपका शॉर्ट रन सप्लाई का शिफ्ट कैसे करेगा, फिर आपका लॉन्ग रन सप्लाई का कैसे शिफ्ट करेंगे, तो दोनों ही शिफ्ट चेक करनी है ना, एक को तो नहीं हम ले सकते हैं। अब लेबर की वजह से कैसे होता है, अगर आपका नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाए तो आपका जो एग्रीगेट सप्लाई कवर राइट की तरफ शिफ्ट कर देगा, शॉर्ट रन भी और लॉन्ग रन। अगर आपका अनएम्प्लॉयमेंट जो है, आपका नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, बढ़ जाएगा, तो आपका एग्रीगेट सप्लाई कव को लेफ्ट की तरफ को शिफ्ट कर जाएगा, और सेम एज वेल विद द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। अगली इसमें बात आती है एग्रीगेट सप्लाई कर्व फर्दर कैपिटल की वजह से भी शिफ्ट करता है। दोनों में देखा जाता है ये चेंज। सबसे पहले अगर ह्यूमन और फिजिकल कैपिटल से मुराद है आपकी मशीनरी आपने बढ़ा ली है, आपकी बिल्डिंग आपने इनहेंस कर ली है, आपने इन्वेंट्री ज्यादा कर ली है, ये फिजिकल कैपिटल। और ह्यूमन कैपिटल से मुराद है आप लेबर पहले 50 लोगों के साथ काम करते हैं, अब आप 100 लोगों के साथ काम कर रहे हो। जैसे उसमें इजाफा होता है तो आपका शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई भी राइट की तरफ को शिफ्ट करते हैं, एज वेल एज योर लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। लेकिन अगर आपका फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल कम पड़ जाए तो आपका शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई भी लेफ्ट की तरफ चला जाएगा, एज वेल एज योर लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। इसी के साथ जो आप लोग की नेक्स्ट चेंजिंग है वो आती है आपकी नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से।
अब नेचुरल रिसोर्सेज में भी यही दो चीजें ऑब्जर्व की जाती हैं, लॉन्ग रन में भी शॉर्ट रन में भी। जब आपकी नेचुरल रिसोर्स की अवेलेबिलिटी में इजाफा होता है, आपको मजीद से मजीद नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, तो आपका जो एग्रीगेट सप्लाई का है वो बढ़ जाता है, कि ज्यादा रिसोर्सेज आपको ज्यादा प्रोडक्शन दे रहे हैं एज वेल एज इन द लॉन्ग रन। लेकिन अगर आपकी अवेलेबिलिटी यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज आपको कम मिल रहे हैं, आप लोग प्रोडक्शन जो आप नेचुरल रिसोर्सेज की बजाय आप लोग वो जो फोर्टिफाइड चीजों से करना स्टार्ट कर दो, तो उसकी वजह से आपकी सप्लाई में डिक्रीज आएगा, लॉन्ग रन में भी और शॉर्ट रन में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेक्नोलॉजिकल चेंज। टेक्नोलॉजिकल चेंज भी हमारे लॉन्ग रन और शॉर्ट रन दोनों ट्रेंड्स में असरअंदाज होते हैं। कैसे होता है? अगर टेक्नोलॉजिकल चेंज एडवांस है यानी कि एडवांस्ड मशीनरी है, तो आपकी आउटपुट ज्यादा होगी यानी कि आपकी सप्लाई ज्यादा होगी, लॉन्ग रन में भी और शॉर्ट रन में। लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल टेक्नोलॉजी कम है, या गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई आप ये काम नहीं कर सकते, ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं करोगे, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी सप्लाई कम हो जाती है। इसकी अगर सिंपल सी एग्जांपल देना चाहूँ ना, तो मैं उनकी एग्जांपल दूंगी जो फ्रीलांसर्स हैं। अब फ्रीलांसर्स की मैं बात करूंगी, वो जो ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक पेयोनीर का ऑप्शन है, जिससे वो अपनी मनी या फंड्स अपने ट्रांसफर करते हैं दूसरे ममालिक के साथ। अगर हमारी कंट्री में पेपॉल यानी कि पेपॉल एक ई कॉमर्स की एक न्यू टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है ना पेपॉल की सर्विसेज को। अब गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ, गवर्नमेंट की रेगुलेशन की वजह से पेपॉल की सर्विस हमारे पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो इट मीन कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है टेक्नोलॉजिकल नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से भी कम होता है, एज वेल एज अगर गवर्नमेंट रेगुलेशन लगा दे कि ये टेक्नोलॉजी हमारे अपने कंट्री में इस्तेमाल नहीं होगी, उसकी वजह से भी जो प्रोड्यूसर्स को है नुकसान का सामना करना पड़ता है। आखिरी बात आती है जी एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल की। एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल अब किसके ऊपर असरअंदाज होता है? याद रहे, कैपिटल, लेबर, नेचुरल रिसोर्स, टेक्नोलॉजिकल चेंज, ये सारे के सारे शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में दोनों में देखे जाते हैं। लेकिन जो एक्सपेक्टेड प्राइस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन ट्रेंड्स में ऑब्जर्व की जाती है, इससे ज्यादा नहीं। शॉर्ट रन ट्रेंड से क्या मुराद है? शॉर्ट रन ट्रेंड में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपकी एक्सपेक्टेड प्राइस ऐसे अंदाजा होती है कि अगर आपको पता है कि एक्सपेक्टेड प्राइस कम हो जाएगी, यानी कि आपको लग रहा है कि भाई फ्यूचर में आपकी जो प्रोडक्ट है, आपकी जो किताब है, किताब की कीमत गिरने वाली है, तो आप अभी अभी कीमत उसकी इंक्रीज है, यानी कि अभी उसकी प्राइस हाई है, लेकिन एक्सपेक्टेड प्राइस उसकी कम हो जाएगी, तो आज की आज आप अपनी आउटपुट यानी कि अपनी सेल बढ़ा देंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि एक्सपेक्टेड प्राइस बढ़ेगी, यानी कि आज आपकी किताब 50 रुपए में बिक रही है, आने वाले 3 से 4 माह में वो 60 रुपए की बिकेगी, तो आप क्या करोगे, अपनी सप्लाई को कम कर दोगे। कम से क्या हो जाएगा, आपके शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई को लेफ्ट की तरफ को शिफ्ट कर जाएगा। यहाँ तक थी एग्रीगेट सप्लाई की कहानी। अब जो नेक्स्ट चीज हम लोगों ने स्टडी करनी है बेटा, वो है टू कॉज ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। ये जो हमने एग्रीगेट और एग्रीगेट सप्लाई का पढ़ा है ना, यही हमें मदद देगा इसमें इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस की रीजंस या उसके कॉजेस बनने में। तो कॉजेस ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस बेसिकली क्या है? आपकी एग्रीगेट और एग्रीगेट सप्लाई में और एग्रीगेट डिमांड में होने वाली शिफ्ट्स असल इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस का कॉज बनती है। यानी कि अगर आप एग्रीगेट एग्रीगेट सप्लाई कर्व, एग्रीगेट डिमांड कर्व सेम चल रहा है, आराम से चल रहा है, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर उसके अंदर शिफ्ट्स आ गई हैं, तो वो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस का बाइस बनेगी। अच्छा, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस को एनालाइज करने के लिए 4 स्टेप्स नजर में रखे जाते हैं। पहला स्टेप के डिटरमिन करें कि एग्रीगेट डिमांड को शिफ्ट करने का इवेंट हैपन हुआ है या एग्रीगेट सप्लाई को। अब एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट तभी करेगी जब वेल्थ में इफेक्ट आएगा या इंटरेस्ट रेट या एक्सचेंज रेट में इफेक्ट आएगा। एग्रीगेट सप्लाई तभी असरअंदाज होगी जब आपकी टेक्नोलॉजिकल चेंज या इस किस्म के चेंजेस आपके आएंगे। ठीक है जी। फिर सेकंड स्टेप ये है कि डिसाइड करें कि कर्व कौन सा शिफ्ट किया है, लेफ्ट को शिफ्ट किए हैं कि राइट को शिफ्ट किए। थर्ड पे डिसाइड करें कि यूज एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई कर्व डायग्राम टू सी हाउ द शिफ्ट चेंजेस रियल जीडीपी या आउटपुट को और प्राइस लेवल्स को उन्होंने किस तरीके से शॉर्ट रन में इम्पैक्ट किए। चौथे पे ये देखें कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर्व इकोनॉमी में जब मूव किए तो उनको नया इक्विलिब्रियम क्या मिला है, यानी कि नया शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम से नए लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में वो कैसे गई है। अब ये सारी चीजें तो आप लोगों को समझ नहीं आएंगे मैंने क्या कहा है, तो मैं आपको इसके पिक्चर के थ्रू दिखाऊंगी कि एक्चुअली बात क्या हो रही है। याद रखिएगा, हम लोग शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम से न्यू लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में जाने वाले हैं। कैसे जाने वाले हैं, ये स्टेप्स फॉलो करके। सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर्व के शिफ्ट्स को चेक करें कि क्या कोई शिफ्ट आ रही है इसमें। ओके, अगर शिफ्ट्स आ गई हैं तो ये राइट वर्ड है कि लेफ्ट वर्ड है। अगर ये आ गई तो अब ये देखिए कि हमें नया जो
आउटपुट लेवल यानी कि वाई मिला है वो क्या है, नया ओवरऑल प्राइस यानी कि पी हमें क्या मिला है, उससे डिसाइड करें कि हमारा शॉर्ट रन के बाद नया लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम क्या बना है, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये देखिए, ये तो हमें पता है एग्रीगेट सप्लाई, ये आपके पास कुछ डायग्राम है। इसमें देखें कि ये जो आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व है, मैं जरा थोड़ा सा एनोटेट करके इसको बताना चाहूंगी। सबसे पहले हमने ये बनाया, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ये बनाया, इनके पहला हमारा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व और एग्रीगेट डिमांड कर्व, और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व में शिफ्ट्स नहीं दिखाई गई, ठीक है, इसमें सिर्फ इक्विलिब्रियम पॉइंट दिखाई गए। इन दोनों की वजह से लॉन्ग रन में इम्पैक्ट आएगा, ठीक है, इन दोनों की वजह से। अब एग्रीगेट डिमांड में शिफ्ट आई, वो अपवर्ड शिफ्ट कर गया, एग्रीगेट शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई में शिफ्ट आई, वो अपवर्ड शिफ्ट कर गया। तो इससे पहले ये देखें कि हमारा पहले सिनेरियो क्या था। सिनेरियो ये था कि पहला इक्विलिब्रियम हमें यहाँ पे मिला, पहला इक्विलिब्रियम हमें यहाँ पे क्यों मिला, एग्रीगेट डिमांड फर्स्ट और शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, ये तीनों चीजें इस पॉइंट पे आके एक इक्विलिब्रियम पॉइंट बना रही थी। ये हमारा पहला इनिशियल इक्विलिब्रियम था। अगला इक्विलिब्रियम हमें कहाँ मिलेगा वो बताती हूँ। अब जैसी एग्रीगेट डिमांड सेकंड हुई, मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, हाँ जी, ये एग्रीगेट डिमांड का अपवर्ड शिफ्ट कर गया, शॉर्ट रन एग्रीगेट डिमांड अपवर्ड शिफ्ट कर गया, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई आपका शिफ्ट नहीं किया, ठीक है। दोबारा से एक दफा रिपीट कर दूं कि लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई आपका कब शिफ्ट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कब आपका अपवर्ड गया है, और आप लोग का लॉन्ग रन यानी कि ये आपका इसके साथ एसोसिएट किया गया। एक दफा आपको दोबारा बता देती हूँ रिपीट करके, ओके, दोबारा से एक दफा देखिए, ये हमारे पास था फर्स्ट एग्रीगेट डिमांड कर्व, ठीक है, और ये हमारे पास था फर्स्ट एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ठीक है, और लॉन्ग रन सप्लाई कर्व को हम लोगों ने छेड़ना नहीं है। अब क्या हुआ कि हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व भी शिफ्ट कर गया अपवर्ड राइट की तरफ को, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व भी अपवर्ड शिफ्ट कर, ये हमारा दूसरी तरफ को शिफ्ट कर गया, जो इसका लेफ्ट था यानी कि इसमें डिक्रीज आ गया, ये उस तरफ शिफ्ट कर गया। बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या ली कि डिमांड में इजाफा आया है जबकि शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई में कमी आई है। इसकी वजह से हमारा जो न्यू इक्विलिब्रियम बना, ना ही यहाँ पे बना ना ही यहाँ पे बना। वजूहत क्या है, यहाँ पे ना ही लॉन्ग रन सप्लाई है, ना ही यहाँ पे लॉन्ग रन सप्लाई है, लॉन्ग रन सप्लाई है इधर। तो जहाँ पे तीनों कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व और आपका एग्रीगेट डिमांड, वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा। तो यानी कि इन चेंजिंग्स के बाद पहला इक्विलिब्रियम हमारा ये रेड पॉइंट के ऊपर था, ठीक है, सेकंड इक्विलिब्रियम जो हमारा बना, न्यू इक्विलिब्रियम जो बना, जो लॉन्ग रन में हमें देखने को मिलेगा, वो हमारा इस ब्लू पॉइंट के ऊपर आके बन गया। तो यहाँ तक थी आप लोगों की कंप्लीट ये इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस और इनके कॉजेज और किस तरीके से ये असरअंदाज होती हैं, ये सारी की सारी ये चीज़ें थी बेटे। हमने इस को जिस पीरियड में तक कवर किया वो मैं आपको बताती चलूँ।